नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की। अनूपपुर अपनी सौंदर्यता के लिए और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आप में से सभी को पता है कि भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी, जो अभी इनसेट इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो मंदिर समूह है, इन्हीं एक मंदिर समूह से उद्गमित होती है। ये जो जल है, यानी कि जितना भी वाटर आपको दिखाई दे रहा है, यह नर्मदा नदी का ही है। क्या आपको ये पता है कि नर्मदा नदी कितने मंदिर समूह से उद्गमित होती है और कौन से पेड़ की जड़ से उद्गमित होती है? ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनूपपुर जिले के भौगोलिक स्थिति की। अनूपपुर जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। कभी अनूपपुर शहडोल की एक तहसील हुआ करता था और शहडोल से साफरा डिस्ट्रिक्ट होकर अनूपपुर एक अलग जिला बन चुका है। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात कर लें, 22 डिग्री 84 से 23 डिग्री 37 उत्तरी अक्षांश तथा 80 से 80 डिग्री 68 से 81 डिग्री 97 पूर्वी देशांतर के मध्य अनूपपुर जिला अवस्थित है, स्थित है। एक सामान्य जानकारी किसी भी जिले की या उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम मानचित्र पे देखें तो कहां पर है अनूपपुर? यह है अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग हुआ, ये जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति कैसे बनती है? उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, क्या याद रखोगे ये कौन से भाग में पड़ता है? उत्तर पूर्वी भाग में। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर पूर्व स्थिति में है। एक प्रश्न था मध्य प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वहां पर आपको आंसर करना था बड़वानी। अब बड़वानी की जो स्थिति है, एक ओर से पश्चिम में है और यहाँ से दक्षिण की ओर है। ऐसे इसकी एक जो स्थिति है पूर्व की ओर है, दूसरी स्थिति जो है वह उत्तर की ओर की है। इसीलिए ये प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित जिला कहलाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, 3746.71 वर्ग किलोमीटर है। कोई ज्यादा बड़ा जिला तो नहीं है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट? आइए समझते हैं। अनूपपुर पूर्व में कोरिया, ये अनूपपुर है। इसके पूर्व में क्या पड़ेगा आपको? कोरिया पड़ेगा, जो छत्तीसगढ़ का भाग है। ठीक है, पश्चिम में शहडोल यहां पे और उमरिया, उमरिया यहां पे। उत्तर में फिर शहडोल, ये वाला भाग इसका, क्योंकि शहडोल यहां तक है। दक्षिण में डिंडोरी जिला है और बिलासपुर पड़ेगा, जो यहां पर है। तो यह लोकेशन आपको क्लियर होना चाहिए अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की। एक चीज ये भी है कि आप यहां पर ध्यान दें कि छत्तीसगढ़ के जो है कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनूपपुर जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर अंतिम रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए अनूपपुर में 3 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम होता है। अब 3 कौन कौन सी? देखिए, सिंपल है।
थोड़ा हम समझ लेते हैं यहां पर। यह विंध्य श्रेणी और एक कैमूर रेंज, और सेकंड यहां से आप देखेंगे तीसरी वाली सेकंड हो गई, और ये है आपका मैकाल यानी कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग मैकाल, जिसको हम अर्धचंद्राकार पर्वत कहते हैं। और यहां पर 3 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। कहां पर? अनूपपुर में। और इसी मैकाल श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? नर्मदा नदी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहां पर मिलती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अब आगे देखें, संक्षिप्त इतिहास की अगर हम बात कर लें यहां पर, तो हरिवंश पुराण में यह वर्णित किया गया है कि नागों की जो बहन थी नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे पुरुकुत्स, उनके साथ तय हुआ था। वह यह था कि राजा मानधाता जो कि अयोध्या के राजा थे, देखिए मानधाता में बहुत से ये समझते हैं कि ओंकारेश्वर का जो मानधाता वहां के राजा थे। ये बाद में यहाँ पर स्थापित किया गया था, मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी बसाई गई थी। जब मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ओंकारेश्वर की डिटेल जो है बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, और मध्य प्रदेश के इतिहास में इस तरह की डिटेल वो इसी ओनली पीसीएस के माध्यम से, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए राजा पुरुकुत्स के साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, या कहें कि विवाह का एक प्रस्ताव रखा गया, तय तो कर दिया गया था, तो पुरुकुत्स जो थे, पुरुकुत्स माफ कीजिएगा, उन्होंने नर्मदा जी का नाम बदलकर रेवा कर दिया। अब रेवा नाम का जो प्रथम उल्लेख है और अमरकंटक या नर्मदा नदी की प्रथम जानकारी हमें कालिदास का जो ग्रंथ है मेघदूतम से भी प्राप्त होती है और रघुवंशम से भी प्राप्त होती है। तो मेघदूतम में प्रथम जानकारी आती है, यह याद रखना है आपको। अब कौन थे पुरुकुत्स? जैसे हमने चर्चा की कि मानधाता के पुत्र जो कि अयोध्या के राजा थे, ओके, और उनके भाई थे मुचुकुंद। मुचुकुंद जो थे उन्होंने ही मानधाता नगरी बसाई थी, यानी कि विंध्य श्रेणी, विंध्याचल माफ कीजिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में ओंकारेश्वर, यानी कि 2 नदियों के संगम पर छोटी कावेरी व नर्मदा। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नागों और नर्मदा के कहने से पुरुकुत्स ने रसातल में जाकर माने की जो गांधर्व थे या मोने गांधर्व को उन्होंने परास्त कर दिया था, और इसी से खुश होकर नागों ने अपनी कन्या का विवाह पुरुकुत्स के साथ तय कर दिया था, यानी कि नर्मदा जी का। अब ये जो विवरण प्राप्त होता है हमें सिंपल वे पे देखें हम, तो हरिवंश पुराण के अनुसार होता है। अब डिटेल अगर हम देखें इसकी, तो पौराणिक कालखंड में आप पाएंगे कि नर्मदा जी का जो विवाह है या उनके विवाह संबंधित जो पौराणिक कथा है, वर्णित है कथाओं में, वह है नर्मदा और राजा सोन की अधूरी प्रेम कहानी। ये किसी वर्तमान के फिल्म परिदृश्य से कम नहीं है, ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। देखिए हुआ ये था कि नर्मदा जी जो थी, माँ नर्मदा जो थी, नर्मदा नदी कहें क्योंकि एक नदी भी है और एक धार्मिक, क्योंकि विश्व की एक ऐसी नदी जिसमें परिक्रमा सर्वाधिक की जाती है, तो धार्मिक महत्व की नदी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो शब्द होते हैं, बोल होते हैं, या मध्य प्रदेश की जीवन दाहिनी कहा जाता है, तो माँ नर्मदा शब्द निकलता है, ठीक है, तो इसीलिए वह शब्द अच्छा भी है। तो सोन राजा के साथ वर्णित कथा है, इसमें यह बताया गया है कि नर्मदा जी जो थी वो सोन राजा को पसंद करती थी और सोन राजा भी नर्मदा जी को पसंद करते थे। अब सोन कौन थे? तो सोन मानस पुत्र माने जाते हैं। किसके मानस पुत्र थे? तो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे सोन, है ना, ये याद रखिएगा आप। अब इसमें क्या हुआ, मैकाल वंशीय जो राजा थे, मैकाल राजा, उन्होंने ये तय किया कि नर्मदा का विवाह किया जाए। जो भी एक इसके लिए एक स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर में ये
निर्णय लिया गया था कि जो भी राजा फूल बकावली लेकर आ जाएगा उसी के साथ नर्मदा का विवाह कर दिया जाएगा। अब फूल बकावली कौन था इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। फूल बकावली कौन थी? ओके, ये क्या थी? फूल बकावली एक कन्या का रूप थी जो माई की बगिया में नर्मदा जी की एक सहेली थी, उनके साथ नर्मदा जी वहां पर खेला करती थी। वह आदर्श हो जाती थी। नर्मदा जी को पता है कि फूल बकावली कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा सोन राजा को कि कहीं दूर नहीं, ये अमरकंटक में ही स्थित है, आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी, तो आप वो लेकर आ जाइएगा और वहां पर सभा में उपस्थित हो जाइएगा। इस तरह से आपका और मेरा विवाह हो जाएगा। यह योजना थी। समय व्यतीत हो रहा था, सभा चल रही थी, स्वयंवर चल रहा था। विभिन्न राजवंश के राजकुमार हो नाना प्रकार के या विभिन्न प्रकार के पुष्पों को लेकर, फूलों को लेकर, फ्लावर्स को लेकर राजा के सामने उपस्थित हो रहे थे। यहां पर यह भी लग रहा था नर्मदा जी को कि कहीं कोई लेना आए वास्तविक में। तो उन्होंने कहा, उनकी जो सखी थी, सहेली थी जोहिला, जोहिला को कहा कि आप जाकर देखिए कि सोन राजा अभी तक क्यों नहीं आए, उपस्थित क्यों नहीं हुए, क्या कारण है। तो जोहिला जब सोन राजा को की खोज करने के लिए जब निकलती है तो जोहिला सोन राजा पर आश्रित हो जाती है और जोहिला के सौंदर्य पर सोन राजा भी आश्रित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम विलाप करने लगते हैं। अब यहाँ पर सभा में और भी राजकुमार अपना वो कह सकते हैं कि पराक्रम दिखा रहे थे। वो नाना प्रकार के फूलों को लेकर फिर आ रहे थे, विभिन्न प्रकार के। इसमें क्या हो रहा था कि नर्मदा जी बेचैन हुई, उन्होंने सोचा कि जोहिला गई, वो भी क्यों नहीं लौट कर आई। ठीक है, तो वो फिर आगे बढ़ते हैं और स्वयं डिसीजन लेते हैं कि अब वो खुद ही जाकर देखेगी कि क्या माजरा है। तो वो स्वयं राजा की खोज के लिए निकलती हैं। जब पाती है, वहां पर जाकर देखती है, यह दृश्य सामने आता है कि सोन राजा और जोहिला एक दूसरे से प्रेम विलाप कर रहे हैं। इससे वो क्रोधित हो जाती है और उसी क्षण वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पश्चिम दिशा की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। ये उनका बताते हैं कि बाल्यावस्था रूप वहां से प्रारंभ होता है, अमरकंटक से। वहीं ये देख सोन राजा दुखी होते हैं और वह भी नदी का रूप धारण करते हैं और ये बहने लगते हैं उत्तर दिशा की ओर, नर्मदा जी पश्चिम की ओर, और इनकी जो सखी थी जोहिला वो बहती है दक्षिण की ओर। और जब इसको श्रापित कर दिया गया तो दक्षिण से आगे मुड़कर दशरथ घाट पर जाकर संगम कर लेती है सोन राजा के साथ, यानी कि सोन नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो यह एक कथा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से एक कथा वर्णित होती है। अब 16 संहार किए हुए जोहिला, जोहिला को अगर हम कहें तो श्रापित नदी माना जाता है इसको। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप, नर्मदा जी ने श्राप दिया था इनको। और सोन और जोहिला का संगम जो है वो कहां पर होता है, तो दशरथ घाट पर होता है, ये जरूर याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सोन नदी और जोहिला का संगम कहां होता है, तो वह होता है वामपासर्व में। वामपासर्व जो कि सोनभद्र नद करके एक क्षेत्र है, ये जयसिंह नगर जो है वहां पर यह संगम होता है, बरहा के निकट। ठीक है, ये जरूर याद रखें आप, प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इसको दूषित नदी माना जाता है, जैसे हमने कहा कि पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया गया है, यह आप जरूर याद रखें। अब चर्चा करेंगे श्री यंत्र की। अब श्री यंत्र मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का प्रवेश द्वार ये है। यहाँ पर 4 सिर वाली एक विशाल मूर्ति है। यह विशाल मूर्ति में प्रमुख 4 देवियों के रूप दिखाए गए हैं, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, माँ देवी कालिका और भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, और प्रश्न आया कि श्री यंत्र मंदिर मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है, अवस्थित है स्थान पर, तो आप अमरकंटक जिला अनूपपुर जरूर बताइएगा। अन्य भगवानों की प्रतिमा भी है और यहाँ पर कार्तिक की मूर्तियों के साथ साथ 64 योगिनियों की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर को श्री यंत्र या श्री चक्र या 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा 3D टाइप का दिखाई देता है, मतलब पूरी तरह से इस तरह से राउंड करके बनाया गया है इसको। अमरकंटक की अगर हम बात कर लें तो अमरकंटक जो है यहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। नर्मदा नदी पर हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, पर अमरकंटक के जो महत्वपूर्ण तथ्य है और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में समझिए। अमरकंटक चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, चाय और कॉफी की खेती मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम कौन से जिले में की गई, या अंग्रेजों के समय से अगर हम चर्चा करें तो बैतूल। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले चाय की खेती की शुरुआत हुई। इसके बाद चाय की खेती जो है वह अमरकंटक, और अमरकंटक में इसके बाद बादाम की खेती और अन्य वानिकी प्रकार की खेतियां यहां पर की जाती हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से अमरकंटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यटन स्थल और धार्मिक महत्व से भी। आइए समझते हैं। यहां पर श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर भगवान आदिनाथ, जी हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की 1008 श्री आदिनाथ की अद्भुत, मनोज्ञ, विशाल और विश्व में सर्वाधिक वजनी, ध्यान दें यहां पर वेट की बात हो रही है, ठीक है, ऊंचाई की बात नहीं हो रही, विश्व की सर्वाधिक वजनी 24 टन के अष्ट धातु की प्रतिमा और 28 टन अष्ट धातु के कमल। ये जो प्रतिमा है 24 टन की है। दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी है, 24 टन की है, समझिए आप। और 28 टन का ये अष्ट धातु का एक कमल बना हुआ है, जहां पर भगवान आदिनाथ विराजित है। टोटल जो वेट है वो 52 टन का है। अब प्रश्न ये पूछा जाए आप लोगों से कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर भगवान आदिनाथ की सर्वाधिक वजनी 52 टन की प्रतिमा कहां पर है, तो आपको आंसर करना चाहिए अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक में है, ना कि बड़वानी। देखिए बड़वानी में क्या है, 52 गज की प्रतिमा है, इसीलिए बड़वानी का 52 गजा प्रसिद्ध है। यह विश्व की खड़गासन प्रतिमा के लिए, और जो ऊंचाई है वह 84 फीट की है। ये जरूर याद रख लीजिएगा। अधिकांश अन्य स्थानों पर आपने या कहीं और भी पढ़ा होगा या कहीं बुक में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर 72 फीट लिखा गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, 84 फीट है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। अगर बड़वानी के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो भगवान आदिनाथ की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछे तो बड़वानी जाएंगे, और वेट में पूछे यानी कि 52 टन की पूछे तो आप आंसर करेंगे अनूपपुर अमरकंटक। अब यहां पर क्या है कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज जी के सानिध्य में तथा उनके जो संघ के 44 निग्रंथ शिष्य मुनिगणों के द्वारा उनके सानिध्य में यहाँ पर 2006 में यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, और ये इस तरह का यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अमरकंटक में एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है जिसको हम क्या बोलते हैं, माई की बगिया। ये नर्मदा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चरणों तक कुंड के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है ये। और ये प्रश्न आए कि चरणों तक कुंड प्रदेश में कहां पर है, तो आपको आंसर करना चाहिए अनूपपुर। अब माई की बगिया क्या है कि यह वही स्थल है जहां पर फूल बकावली मिलता है। ग्रामीणों के बीच या ग्रंथों में जो कथाएं वर्णित है उसमें यह बताया गया है कि नर्मदा अपने मित्र के साथ इस जगह पर खेलती थी। अब मित्र कौन थी भाई, गुलाब बकावली एक लड़की थी जो कि 12 वर्ष की थी, उसी के साथ नर्मदा जी यहाँ पर खेला करती थी। और यह एक पुष्प का रूप थी, यानी कि यह एक पौधा थी, और इसी प्रसिद्धि के कारण इसका नाम गुलाब बकावली या गुल बकावली हुआ है। तो इस तरह से आप यहां पर याद रखें। इसके अलावा यहां पर इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। अब राष्ट्रीय लेवल का है तो सीधी सी बात है कि भारत भर के जनजातीय जो है स्टूडेंट, जो जनजातीय समुदाय से संबंधित है, वह यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर समझिए, ये सामान्य प्रश्न है, अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको यही आंसर करना है कि इस तरह का यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया गया है, तो अमरकंटक में। सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2007 में हुई। अब क्या होता है यहाँ पर, होता ये है कि यहाँ पर भारत की जितनी भी जनजातियां हैं उन पर अनुसंधान किया जाता है, उनके कला संस्कृति का संरक्षण किया जाता है, उन पर लेख प्रकाशित किया जाता है। अगर आपने डीडी न्यूज वगैरह या फिर विविध भारती वगैरह अगर सुनते हैं तो वहां पर आपने कई बार सुना होगा, जनजातियों की विशेषता के बारे में बताया जाता है, उनके लोकगीतों का संरक्षण किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, राज्य सरकारों को अवगत कराया जाता है किस प्रकार की योजना इनके लिए चलाई जा सकती है, फिर राज्य सरकारें वहां पर निर्णय लेती है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। आप एक चीज और है यहाँ पर कि यहाँ के जो पहले कुलपति थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कुलपति कौन रहे, तो प्रोफेसर सीडी सीएम को नियुक्त किया गया था। अब चर्चा करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई की। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि चचाई ताप विद्युत ग्रह कहाँ है, तब भारी कंफ्यूजन हो जाएगा, भ्रमित हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आंसर करें, क्योंकि चचाई तो एक जलप्रपात है जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ तब ताप विद्युत ग्रह पूछा जा रहा तो आप सीधा आंसर कीजिए अमरकंटक। चचाई जलप्रपात पूछा जा रहा तो आप फिर आंसर कीजिएगा रीवा। ठीक है, स्थापना 1965 में है और ये कहां पर स्थापित है, तो अमलाई रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षमता कितनी है, 210 मेगावाट कैपेसिटी इसकी, याद रखना है आपको। और इसको जल आपूर्ति जो की जाती है सोन नदी का सतना नाला, ठीक है, सतना डिस्ट्रिक्ट नहीं सतना नाला, वहां पर निर्मित एक बांध है, उसी बांध के द्वारा इसको जल आपूर्ति की जाती है। कोयले के स्रोत की अगर हम चर्चा करें तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है, इससे इसको कोयले की आपूर्ति की जाती है। कोयला क्षेत्र सभी को पता है सोहागपुर सबसे महत्वपूर्ण है। बिजली निकासी अमरकंटक और कोरबा को सप्लाई की जाती है, इसके अलावा जबलपुर। एक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए यहाँ की। अब आगे देखेंगे 2019 और 20 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रह की सूची है पूरे भारत की, जिसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह जो चचाई है उसका कितना प्रतिशत निकला है, 91.68%। यह संयंत्र का भार घटक है, मतलब यहां पर बहुत कम कोयले के खपत में इन्होंने बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी निकाली है। तो यह इस तरह से दूसरे नंबर पर आता है भारत में, तो यह याद रखना है आपको। और कौन सी कंपनी के अंतर्गत संचालित है, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। अब आगे चर्चा करें जैव विविधता की। यहाँ की जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या हुआ था, अब देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता जो अधिनियम है वो 2002 की धारा 63/1 के अनुसार 17 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश में इसको सूचित किया गया। ये जरूर याद रखना कौन सी धारा के तहत। तो जैव विविधता जो है वह कब आई, कौन सी धारा के तहत आई प्रदेश के अंदर, तो 2004 को मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया 2002 की धारा के तहत। मध्य प्रदेश में जैव विविधता नियम जो है 2004 के अंतर्गत 2 जैव विविधता विरासत घोषित की गई, जिसमें पातालकोट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और नरो पहाड़ जो कि सतना जिले में पड़ता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में है और जैव ऊर्जा पार्क जो है वो रीवा जिले में है। तो ये फैक्ट याद रखना आपको, गलती ना करें यहाँ पर।
भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता पार्क स्थापित है, जिनमें से 8 प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे इंदौर, रीवा, बुरहानपुर, सागर, अनूपपुर, शहडोल, सतना, नागौर, देवास, उज्जैन। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखें यहां पर मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। 1973-74 में जैव मंडल क्षेत्र का विचार कब आया यूनेस्को के दिमाग में? तो 1973-74 में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किया गया था। उसमें यह डिसीजन लिया गया कि किस तरह से विश्व में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाए और उनका संरक्षण किया जा सकता है, जो वन संपदा है उसको बचा लिया जाए। तो प्रदेश के अंदर पंचमढ़ी, इसका क्षेत्रफल 4926.28 वर्ग मील। अधिसूचित कब किया गया? तो 3-3-3-99 वर्ष 1999 याद रख लीजिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। छिंदवाड़ा का कौन सा? पातालकोट, ठीक है। बैतूल का भी क्षेत्र है और होशंगाबाद का पंचमढ़ी है सही। इसके अलावा अचनाकमार, अमरकंटक, ये कब अधिसूचित किया गया? 2005 में किया गया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शामिल है। ध्यान दें, ये बिलासपुर क्षेत्र का प्रथम है और मध्य प्रदेश का पहला अंतरराज्यीय है। अंतरराज्यीय इसलिए कहेंगे कि इसकी जो सीमा है यानी कि 2 राज्यों के बीच में है ये, ठीक है, ये जरूर याद रखें। और इसका अधिकृत जो क्षेत्र है, अधिसूचित जो क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, वह बिलासपुर में है। हमारे इधर का कौन सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित है? अनूपपुर का और डिंडोरी वाला भाग। पन्ना की अगर हम चर्चा करें तो पन्ना 25 अगस्त 2011 को अधिसूचित किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पंचमढ़ी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। पंचमढ़ी की सौंदर्यता के बारे में आपने सुना होगा। पंचमढ़ी को हम जेनेटिक एक्सप्रेसवे हाईवे के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जेनेटिक एक्सप्रेसवे हाईवे कहां पर स्थित है या कहा जाता है, तो आप आंसर कर दीजिएगा पंचमढ़ी, ठीक है। इसके अलावा पंचमढ़ी रेशम मंडी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर रेशम की मंडी है। और भी अन्य फैक्ट है, सेल्स काफी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन पे हम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भृंग ऋषि की ध्यान स्थली है यह, यहाँ पर परि शिवनायक और चंडी की गुफाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। और अगर ये प्रश्न आ रहा है कि मध्य प्रदेश में चंडी की गुफाएं कहां पर है, तो आप आंसर कर सकते हैं अमरकंटक। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भृंगु ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तप किया था, उनका जो कमंडल था उस कमंडल से एक नदी उत्मित हुई और उसी नदी का नाम कमंडल रख दिया गया, ठीक है। तो नर्मदा की प्रथम सहायक नदियों में इसको अभी शामिल तो नहीं किया गया है, संभवतः कर लिया जाएगा। तो बस इतना याद रख लीजिए आप, 41 तो है ही सही सहायक रिवर। इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है, ठीक है। एक चट्टान है, उस चट्टान के नीचे से एक बड़ी जलधारा बहती हुई पाई गई है और इसमें ये पौराणिक ग्रंथों से अध्ययन करके ये पता किया गया कि इस नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम निकला है कमंडल नदी और बहुत जल्दी ये अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कबीर चबूतरा है, संत कबीर जी की ध्यान स्थली रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ज्वालेश्वर महादेव, यह इसी महादेव मंदिर से जोहिला नदी का उद्गम होता है और यही ज्वालेश्वर मंदिर जो है, ठीक है, यहां पर सूर्यास्त बिंदु है अमरकंटक में। इसके अलावा अगर आप अमरकंटक की अन्य चीजों पे हम चर्चा करें तो अमरकंटक का शिवरात्रि मेला प्रसिद्ध है, 1914 से शुरू हुआ ये और यह मंदिर समूह जो है नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वहीं पर लगाया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो अमरकंटक के किसान जो है वो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। इसके अलावा अमरकंटक और किरगी क्षेत्र के जो किसान है वह नाशपाती, जबकि बादाम और चाय के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
इसके अलावा यहाँ पर पहली सदी की गुफाएं हैं। इन गुफाओं को हम कौन सी गुफा कहते हैं? शिलाहरा की गुफाएं कहते हैं। इनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखें आप। प्रदेश में शिलाहरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो वह अनूपपुर में है। ये पहली सदी की गुफाएं हैं। नागवंशी राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया। अब हुआ क्या था कि नागवंशी राजा कहाँ के? विदिशा के, जो मैं आपको पढ़ा चुका था। विदिशा में आप देखेंगे नागवंशी राजाओं की राजधानी थी पद्मपवैया, पद्मावती। और ये जो नाग शासक थे ये भारशिव के नाम से प्रसिद्ध थे। भारशिव इसलिए कहा जाता था इनको कि यह वहां से यात्रा के लिए निकलते थे। भगवान शिव को जो शिवलिंगी होती है उसको सिर पे रख के रामेश्वरम की यात्रा पे जाते थे, और यह उनका एक ध्यान स्थली था। बीच में अमरकंटक वाला ये वाला भाग अनूपपुर में, तो यहाँ पे वो रुकते थे और यहाँ पर ध्यान लगाते थे। तो ये पहली सदी की गुफाएं नागवंश के राजाओं ने बनवाई थी। इसके अलावा अमरकंटक के फैक्टों में अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर आप पाएंगे सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का जो विवरण है वह वाल्मीकि जी की रामायण में मिलता है, बालखंड में महर्षि विश्वामित्र के इसमें मिलता है। और विश्वामित्र के में इसमें बताया गया है कि सोनभद्र का जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो महात्मा वसु की भूमि के रूप में भगवान श्री राम की जानकारी प्राप्त होती है। और महाभारत में भी उल्लेख है, जबकि कालिदास के रघुवंशम में भी सोन नदी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो सोन नदी है, इसी सोन नदी के किनारे पर बाणभट्ट का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 14 वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए थे। कितने? 14 वर्ष उन्होंने यहाँ पर बिताए थे, ध्यान लगाया था, तपस्या की थी। और बाणभट्ट के नाम पर ही बाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है। तुलसी कॉलेज अनूपपुर। अब ये कॉलेज इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर प्रश्न आता है कि तुलसी कॉलेज मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ये जनरली है। अगर आप इस लेक्चर के बाद अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी से भी पूछेंगे कि तुलसी कॉलेज एमपी में कहाँ पर है, तो आपको उत्तर मिलेगा ओरछा और चित्रकूट। ठीक, ये उत्तर आपको मिलेंगे, या फिर सतना या मेहर भी मिल सकता है। तुलसी कॉलेज जो है वह अनूपपुर में है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। 25 जुलाई 1972 में इसकी स्थापना की गई थी स्थानीय तौर पर। बाद में 1986 में इसको अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत रख दिया गया है। यानी कि यह जो संचालित होता है वह अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए, यह संचालित है। आगे हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे।